हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ कॉमर्स फैकल्टी। इसमें हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्लास 11 का जो सब्जेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो डाल चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आइए आज का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है एड्स और एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। एड्स और एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड क्या होता है? द एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड्स टू ट्रेड। ट्रेड करने में जो हेल्प करता है, एकदम मतलब बिजनेस जो ट्रेड होता है, ट्रेड को स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से काम करने में जो हेल्प करता है, उसे हम लोग कहते हैं एड्स टू ट्रेड। द एक्टिविटी मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मोर ईजी। ये एक्टिविटी बाइंग और सेलिंग मतलब बेचने और खरीदने का गुड्स का जो एक्टिविटी होता है, उसे और भी ईजी कर देता है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड का बहुत सारा हिंड्रेंस भी होता है, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है। तो वो सारा हिंड्रेंस को दूर करने में भी एड बहुत हेल्प करता है। अब है इसका द कॉमन एड्स टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड का कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, कॉमन नेचर क्या होता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, बात करना, इस यहाँ के बात को वहाँ तक बात पहुँचाना, इसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट जब एक जगह से दूसरी जगह होता है तो उसे हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं, है ना। गुड्स का प्रोडक्शन एक जगह होता है, गुड्स का प्रोडक्शन हम लोग एक जगह पे करते हैं। मान लो गुड्स का प्रोड्यूसर आगरा पे कर रहा है, लेकिन उसका कंजम्पशन कहाँ, हर एक डिफरेंट पार्ट में होता है। गुड्स एक जगह बनता है, लेकिन उसका डिमांड कहाँ होता है, हर एक जगह में होता है। तो यहाँ पे प्लेस का रुकावट आ गया, प्लेस का हिंड्रेंस आया ना। गुड्स कहीं और बन रहा है, लेकिन उसका डिमांड भी कहीं और हो रहा है, तो यहाँ पे प्लेस का हिंड्रेंस आ गया। तो इस प्लेस को हिंड्रेंस को ट्रांसपोर्ट दूर करने में मदद करता है। ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, एज वेल एज लेबर का भी मूवमेंट यहाँ से वहाँ करता है। मान लो लेबर का मूवमेंट, हम लोग कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर कहीं पे कुछ फैक्ट्री में गुड्स बनाने में हम लोग को ज़्यादा लेबर का ज़रूरत पड़ रहा है, वह उस प्लेस में हमें ज़्यादा लेबर चाहिए, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट लेबर का भी ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस होता है। कम्युनिकेशन से क्या होता है, हम लोग इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और ट्रेडर के बीच में कर सकते हैं ना। हम लोग अब कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, टेलीफोन से कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं, फैक्स से कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके से जिससे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है बैंकिंग एंड फाइनेंस, है ना। तो बैंकिंग और फाइनेंस में क्या होता है, बैंक क्या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब लोन का फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर कुछ उसे काम पड़ गया, और भी बहुत कुछ होता है जिसमें उसे लोन का ज़रूरत होता है, तो वो लोन कैसे उसे मिलता है, तो बैंकिंग सेक्टर जो होता है वो उसे लोन प्रोवाइड करता है। बिजनेसमैन को जब भी फंड का ज़रूरत होता है, बैंक उन्हें यह प्रॉब्लम से निकाल देता है, कैसे, लोन देके। लोन प्रोवाइड कराने के साथ साथ बैंक और भी बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कलेक्शन हो गया, डिपॉजिट हो गया चेक का। जैसे हम लोग कहीं पे, मेरा बहुत सारा कस्टमर है, तो वो लोग से कलेक्शन कैसे होगा, तो चेक के थ्रू वो लोग चेक बैंक में डालते तो हो जाता है, या फिर हम लोग को कहीं से लेना है तो हम लोग बैंक के चेक के थ्रू हम लोग बैंक से कर ले, तो कलेक्शन भी हो जाता है, डिपॉजिट भी हो जाता है, ड्राफ्ट भी इशू कर सकते हैं, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई लेता है तो उसको डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। तो मतलब बैंकिंग हम लोग को बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या होता है, बैंक बिजनेसमैन को बहुत सारा रिस्क को झेलना पड़ता है, तो आपको पता ही है। इसलिए बिजनेसमैन क्या कराता है, फाइनेंस करा के रखता है कंपनी का, कि जब भी रिस्क कुछ हो तो उस रिस्क से क्या करे, इंश्योरेंस हम लोग को क्या दे, प्रोटेक्शन देते रहे। इंश्योरेंस वर्कर को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। मान लो अगर उन्हें काम करते वक्त कोई चोट वोट लग गया, तो उस समय वो लोग का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब इंश्योरेंस पर अगर चोट लग गया तो उन्हें पैसा देते हैं या फिर उन्हें इलाज कराते हैं ना। बिजनेसमैन को ना
स्मॉल अमाउंट में क्या इंश्योरेंस कराने के लिए क्या करना पड़ता है, बिजनेसमैन को स्मॉल अमाउंट में हर मंथली बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी को स्मॉल अमाउंट में पैसा जमा करना पड़ता है ना। और उसके बाद जब भी कोई रिस्क आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कराता है, उसे कंपनसेट करता है, मतलब उसको जो रिस्क हुआ है उसका उसको भरपाई करा देता है ना, उन्हें अपने पैसे के बदले क्या देता है, कंपनसेशन प्रोवाइड करा देता है। कंपनी और भी बहुत सारा रिस्क होता है कंपनी में, जैसे फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, फायर मतलब आग लग जाना, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट होना, या फिर वर्कर जब काम कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ एक्सीडेंट हो जाना, बहुत सारा रिस्क होता है कंपनी में, जो इंश्योरेंस कंपनी क्या कराता है, वो लोग को रिस्क से बचाता है, कंपनसेट करता है। अब है हम लोग का तीसरा चौथा पॉइंट, वेयर हाउसिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में गैप रहता है। प्रोडक्शन को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। हम जब प्रोडक्शन होता है, मान लो व्हीट राइस का जब भी प्रोडक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर सीजन में होता है, वो बनता है एक पर्टिकुलर सीजन में, लेकिन उसका कंजप्शन हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल करते हैं। तो व्हीट राइस का ये सब का क्या कंजप्शन भारी मात्रा में होता है, मतलब लार्ज अमाउंट में होता है, इसीलिए ना हम लोग उसे पूरा साल कंज्यूम करते हैं। तो अब हम लोग एक ही बार उससे मान लो प्रोडक्शन की और एक ही बार तो हम लोग सबको ही नहीं ना खा लेंगे, हम लोग को उसको क्या रेगुलर बेसिस, मतलब हर दिन वो चीज़ हम लोग को चाहिए, है ना। तो क्या करता है वेयर हाउसिंग, उसको हम लोग को हेल्प करता है ये हिंड्रेंस को दूर करने में। जितना भी प्रोडक्शन होता है हम लोग वो क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग में रखते हैं, और जब जब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कस्टमर को, तो वेयर हाउसिंग का जो मालिक होता है वो हम लोग को टाइम पे टाइम, जो रिटेलर होता है हम लोग के सामने का होलसेलर या रिटेलर, वो लोग उस प्रोड्यूसर से लेके हम लोग को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, है ना। गुड्स को वेयर हाउसिंग में स्टोर करके रखने के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट भी करना पड़ता है। अब गुड्स जिस टाइप का है उस टाइप का वेयर हाउसिंग भी तो उसी टाइप का बनाना होगा ना, ताकि जो गुड्स है हम लोग का चावल दाल ये सब है वो खराब ना हो और फ्रेश भी रहे। तो वेयर हाउसिंग से हम लोग को स्टोरेज का प्रॉब्लम दूर हो जाता है, और बिजनेसमैन भी अपना प्रोडक्शन करने के बाद फ्री रहता है कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जब भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा हम लोग वो चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब पांचवा और लास्ट पॉइंट है इसका एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोच के देखें, अगर अच्छे तरीके से नॉर्मली सोच के देखें, प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाता है और कंज्यूमर जो गुड्स को यूज़ करता है, उन दोनों के बीच कोई भी कॉन्टैक्ट रहता है, नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता है। जो फ़ोन बनाता है कंपनी, मान लो चाइना में बना रहा है एप्पल का फ़ोन, ठीक है, और वो एप्पल का फ़ोन को वर्ल्ड में पूरा यूज़ किया जाता है, तो क्या हम लोग चाइना जाके लेते हैं, नहीं ना। तो हम लोग का डायरेक्ट क्या होता है, कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं बना रहता है कि हाँ प्रोड्यूसर जहाँ बना रहा है हम लोग कस्टमर भी वहीं जाके ले, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वहाँ कोई नया प्रोडक्ट बना है, न्यू फ़ोन बना है, तो उसके बारे में हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो ये कैसे पता चलता है, एडवर्टाइजमेंट के बदले हम लोग को पता चलता है। इस प्रॉब्लम को एडवर्टाइजमेंट से दूर किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट से कंज्यूमर को हर गुड्स के बारे में पता चलता है, और गुड्स की जागरूकता भी हमें रहती है। एडवर्टाइजमेंट से गुड्स का प्रमोशन भी होता है। मान लो जैसा अगर गुड्स अच्छा है, वो लोग हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बहुत आदमी को पसंद आ गया, तो इससे क्या हुआ, गुड्स का प्रमोशन हुआ, सेल्स प्रमोशन भी होता है। तो एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, सेल्स प्रमोशन भी होता है, जिससे हम लोग का प्रोड्यूसर को क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है, और कंज्यूमर को क्या होता है, गुड्स के बारे में पता भी चल जाता है, और वो गुड्स को लेने भी लगते हैं। इससे सेल्स प्रमोशन होता है, और सेल्स प्रमोशन से क्या होता है, प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट भी होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग को पता, मतलब जागरूकता, मतलब जो गुड्स नया बना है उस गुड्स के बारे में हम लोग को एडवर्टाइजमेंट बताता है। अगला है हम लोग का बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क क्या होता है, रिस्क का मतलब क्या होता है पहले वो देख लीजिए। रिस्क मीन्स अ चांस ऑफ एकरिंग ऑफ लॉस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। रिस्क का क्या मतलब होता है, हम लोग मान के चले थे कि हम लोग को प्रॉफिट होगा लेकिन लॉस हो गया, मान के चले थे कि इतना हम लोग को 1 लाख तक का प्रॉफिट होगा लेकिन 1 लाख से कम का ही प्रॉफिट हुआ। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। रिस्क हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है, रिस्क इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कंट्रोल में रिस्क नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर अ गुड्स में डिक्लाइन ड्यू टू change in taste and preference of
कस्टमर। मान के चलो जैसे अभी के टाइम पे पिज़्ज़ा का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है, ठीक है। फिर डिमांड होते होते और भी बहुत सारा चीज़ आ गया, और भी बहुत सारा गुड्स का नया नया प्रोडक्शन आया, ठीक है। पिज़्ज़ा रहने दीजिए, आप बर्गर मान के चलिए कि बर्गर का भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है, फिर नया बना पिज़्ज़ा, फिर क्या हुआ, अब उस कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, टेस्ट भी चेंज हो गया, नहीं बर्गर से ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा लग रहा है, नहीं हम पिज़्ज़ा को ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, बर्गर का प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया ना, और पिज़्ज़ा का क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे डिमांड हम लोग अपना रिस्क को कभी भी हम लोग पकड़ के नहीं रख सकते, रिस्क हम लोग का कंट्रोल में कभी होता ही नहीं है। ये कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस से हमेशा चेंज होते जाता है। और भी बहुत सारा रीज़न होता है, फैशन में जो चेंज हुआ उस वजह से भी डिमांड में बहुत प्रोडक्ट का डिमांड में चेंज आता है। कंपटीटर का पॉलिसी, अगर वो दुकानदार हम लोग को कम पैसे में दे रहा है तो जो हम लोग बेच रहे हैं वो लोग ज़्यादा पैसा का, तो हम लोग का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो और भी बहुत सारा रिस्क होता है, जिस वजह से हम लोग का क्या होता है, प्रोडक्ट का जो डिमांड होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो ये क्या होता है, बिजनेसमैन का रिस्क होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम लोग बिजनेस रिस्क का नेचर, काउजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और मेरा रेगुलर अपडेट आपको अगर चाहिए तो सब्सक्राइब करें।